हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नई वीडियो में एसचंद के क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पेज नंबर 100 के। ठीक है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर अभी जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके अभी जाओ और स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जाके देख लो। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से पेज नंबर 100 के। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपन कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है 10 क्वेश्चन 10 तक लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। ठीक है, तो गिव द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स F between two bodies of mass m and m kept at a distance d from each other। ये कह रहा है कि आप फॉर्मूला बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F का, जो कि दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, उन बॉडीज का मास दे रखा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं तो एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है कैपिटल M, एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है स्मॉल m। फिर बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स बताइए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका d। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वो फॉर्मूला बताइए फोर्स का जिसमें कि दो बॉडी हैं जिनका मास m यानी कैपिटल M, एक का स्मॉल m जो कि d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = Gmm/d², यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो इसके इक्वल होगी। यहां पर वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द वन बॉडी एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ अनदर बॉडी, जो ये दूसरी बॉडी है। तो दोनों मासेस का प्रोडक्ट, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड d इज द डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बोल सकते हो, m1 m2 नहीं बोलना तो कैपिटल M स्मॉल m बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो F = G m1 m2। कभी कभी ऐसा होता है m1 m2 से आपको क्लियर हो सकता है d²। तो यानी एक बॉडी का मास और दूसरी बॉडी का मास, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप m1 m2 लिखो चाहे कैपिटल M और स्मॉल m रखो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का, व्हाट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन। जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के राउंड घूम रही है, वो कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, विच फोर्स, तो कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सन के बीच में और अर्थ के बीच में। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रही है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है, राउंड घूमती है, तो वहां पर एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक है, तो यहां पर जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करती है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेम has been given to the force with which two objects lying apart attract each other। उस फोर्स को क्या नाम दिया गया है जब दो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर रखे गए हों और एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब इन्होंने क्या बोला है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। बाकी फोर्सेस होती है वो अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कभी भी रिपेल नहीं करती, कभी भी दूर नहीं भेजती, हमेशा पास बुलाती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो उन्होंने वही पूछा है कि व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट लाइंग अपार्ट ईच अदर। तो हम उसे क्या नाम देंगे, तो क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा ना कि मैंने लाइन से ग्रेविटेशनल फोर्स आंसर लिख रखे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई। जो 12th वाला क्वेश्चन है अपन का, ये वाला 12th वाला, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बिटवीन सन एंड अर्थ। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जिसकी बात कर रहे हैं वो दो ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, मैं और मेरे साथ में कोई बैठा हुआ बंदा। तो हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स
एज अ रिजल्ट शो हो ना हो वो अलग बात है, हम ये नहीं कहते शो हो। बहुत से बच्चों को लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वो फोर्स होती है अर्थ की लगाती है, ना मेरे भाई, अर्थ नहीं लगाती। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट हमें दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे आसपास सब चीजों की है, मेरी दूसरे बंदे के साथ। अब ऐसा मत सोच रखना कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो एक अलग अट्रैक्शन है, ठीक है। हालांकि हाँ, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, तो हाँ तुम कह सकते हो थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है। लेकिन जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो चीजों में लग सकती है, कोई भी दो चीज हो, दो इंसान हो, दो ऑब्जेक्ट हो, दो बॉडी हो, उसका रिजल्ट दिखे ना दिखे वो अलग बात है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स आए कभी भी दिमाग में सिर्फ अर्थ मत लाना, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी की भी हो सकती है, मेरी भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, किसी और ऑब्जेक्ट की भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है तो अर्थ अट्रैक्ट कर पाती है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच टाइप ऑफ फोर्सेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी? किस टाइप की फोर्स इन्वॉल्व होती है जो टाइड्स सी के अंदर बनते हैं? फिर से वही जवाब, ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी? तो याद रखना ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी ये कुछ सन की होगी, सन और मून की हो सकती है, सन और मून। तो समझ रहे हो ना, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का तो नाम ही नहीं है, अर्थ की वजह से नहीं है। अब भाई अर्थ पर जो, सॉरी ये मैंने सोलर सिस्टम वाले में रख दिया, इधर लगना था, टाइड्स इन द सी, सन और मून, सन और मून। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सन और मून। हाँ, तो समझ आया कि जो फोर्स इन्वॉल्व होती है, टाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है सी के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी होती है? हर वक्त अर्थ दिमाग में नहीं लाना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है किसकी? हो सकती है क्या? सन की और मून की होती है। तो सन क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो टाइड्स उठती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से, ग्रेविटी ऑफ सन, ग्रेविटी ऑफ मून। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं अपने एक अच्छी सी वीडियो लेकर आ सकता हूं, क्योंकि आपको पता होगा साथ में हमारी डाउट सीरीज भी चल रही है। डाउट सीरीज में हम कोशिश करते हैं जो भी डाउट्स हो उस पर एक प्रॉपर छोटी सी वीडियो आपके लिए आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर? जो ये सोलर सिस्टम है, इसमें सन है, अदर प्लैनेट्स हैं, कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जो इन्हें होल्ड किए हुए है, इन्हें रोके हुए है, इन्हें पकड़े हुए हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सब हैवी है, सन भी हैवी है, अर्थ भी हैवी है, और भी जो प्लैनेट्स है वो भी हैवी है, तो सबके बीच में क्या लगती है? प्रॉपर फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो घूम पाते हैं सन के अराउंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑन द अर्थ? अगर कोई 1 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट क्या होगा अर्थ पे? देखो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, वेट और अर्थ अलग अलग चीज होती है, वेट और मास, वेट और मास दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। डे टू डे लाइफ में हम इन्हें सेम समझते हैं पर सेम होते नहीं है। काफी लोग बोलते हैं मेरा वेट इतना है, वो मास को भी वेट ही समझते हैं, लेकिन वेट और मास बहुत अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, वेट फोर्स होती है, वेट फोर्स होती है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। मास क्या होता है मेरे भाई? क्वांटिटी ऑफ मैटर। फोर्स तो बदल सकती है, यानी वेट चेंज हो सकता है, कैन चेंज, और मास कांट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। तो क्लियर है? तो इन्होंने पूछा है कि 1 किलोग्राम मास है किसी भी बॉडी का, उसका वेट कितना होगा? तो आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि वेट का फॉर्मूला होता है W = m/g, यानी अगर आपको वेट निकालना है तो जो मास होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल g से। अब g क्या होता है? g होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको याद होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो बॉडी फ्री फॉल करती थी, जो बॉडी फ्री फॉल करती थी उसमें जो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता था, ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल, उससे हम क्या कहते थे?
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब वेट निकालना हो तो जो मास होता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो भी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कल भी क्वेश्चन आया था कि क्या एक्सीलरेशन जो बॉडी का हो रहा है वो मास पर डिपेंड करता है, बॉडी के नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है 9.8। तो जब भी आपको वेट निकालना हो तो जो आपका मास है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी से, जो कि फिक्स होता है, जो कि बुक में एकदम आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। तो उसकी वैल्यू होती है 9.8। तो कितना था मास 1 kg, तो मास लगा दिया मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू कितनी 9.8। तो 9.8 इंटू 1 कितना आ गया 9.8 न्यूटन, यानी वेट आपका कितना हो गया 9.8 न्यूटन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा फॉर्मूले में लगा के करना था। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ अ बॉडी डिपेंड, क्या फैक्टर होते हैं जिस पे किसी भी बॉडी का वेट डिपेंड करता है। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मान लो m बदल गया तो भैया वेट बदलेगा नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली बदलेगा। मास 10 kg है, वेट कुछ और होगा। मास 15 kg है, वेट कुछ और होगा। मास 25 kg है, वेट कुछ और होगा। तो पहली बात आई कि द वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी जो वेट होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब ये होता है मेरे भाई कि अगर मास बढ़ता है तो वेट भी बढ़ेगा। जैसे मास था 10 kg तो कुछ वेट होगा, कुछ क्या वेट होगा, m इंटू जी कर सकते हो। मास है 15 kg, कुछ वेट होगा। मास है 20 kg, कुछ वेट होगा। तो जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे क्लियर हो गया ना कि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, फिर बात आती है इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे कि सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट था, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे चेंज करेगा, वो तो 9.8 होती है। लेकिन मेरे भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के लिए तो कांस्टेंट था। अब मान लो मून पे निकालना है वेट, किसी को कहाँ निकालना है, मून पे, तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मास। तो अब यहाँ पर जो जी आएगा, जी कह लो या एक्सीलरेशन कह लो, जी कह लो या एक्सीलरेशन कह लो, जो भी बोलना है, जी आए, वो मून के अकॉर्डिंग आएगा ना। अब अर्थ वाला क्यों चलेगा, तो याद रखना जो जी की वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे कांस्टेंट है 9.8। ऐसा नहीं कि पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ आपको 9.8 ही लगाना है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ अर्थ के लिए कांस्टेंट है। अर्थ पे भी काफी जगह वेरी कर सकती है, लेकिन अभी हमारा वो डिस्कशन नहीं है कि अर्थ पे कहाँ कहाँ वेरी करेगी। क्लियर है पॉइंट। तो जो आपको बताना है वेट वो दोनों पे डिपेंड करके बता रहा है, मास पे भी जी पे भी। हाँ, अगर अर्थ की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ के केस में आपका जी तो कांस्टेंट रहता है, तो आप कह सकते हो सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, वेट किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मास ज्यादा वेट ज्यादा, मास और ज्यादा वेट और ज्यादा, मास और ज्यादा वेट और ज्यादा। इट मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीनिंग ही यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी मतलब क्या है यहाँ पे, मास अगर आपका बढ़ रहा है तो वेट भी आपका बढ़ेगा। मास अगर आपका कम हो रहा है तो वेट भी आपका कम होगा। तब बोलते हैं कि दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। क्लियर है मेरे भाई। ओके, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है। अर्थ की बात है तो मास चेंज हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रख लेते हैं हम लोग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी ना क्लियर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 18 वाले पे बढ़ते हैं। As the altitude of a body increases, do the weight and mass both vary? वो कह रहा है जब आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट बढ़ेगी, तो क्या आपका वेट और मास दोनों वेरी करेंगे। देखो मेरे भाई, मास होता है कंटेंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। तो मैटर की क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, नहीं चेंज होगा। यानी मास जब कहीं बाहर जाने पर चेंज नहीं हो रहा तो आपका एल्टीट्यूड बढ़ाने पर क्या ही चेंज होगा। तो देखो मेरे, मास तो वेरी करेगा नहीं, मास तो चेंज होगा नहीं। तो वेरी क्या करेगा, आपका वेट वेरी करेगा। वेट क्यों करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे या आप बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे या अर्थ के नीचे जाएंगे तो आपका जी चेंज होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बोलोगे कि अर्थ पर भी आपने चेंज कर दिया, तो देखो मेरे भाई, जो जी की वैल्यू थी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हम सरफेस पे लेके चलते हैं, अर्थ के सरफेस पे। लेकिन हम अर्थ के डेप्थ में जाएं या अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पर जाएं,
तो हमारा जो स्मॉल जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होता है। लेकिन हाँ, सरफेस पे बात करो, अर्थ के सरफेस से बात करो या उससे थोड़ा सा ऊपर बात करो तो आपका जी कांस्टेंट होता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए और फिर कहो मैं जी को कांस्टेंट रखूंगा ना, फिर तो जी आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। या आप मान लो इन डेप्थ चले गए अर्थ के, तो भी आपको स्मॉल जी चेंज करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो जी आपका कांस्टेंट कहाँ है? अर्थ सरफेस पर। कहाँ है जी कांस्टेंट आपका? अर्थ के सरफेस पर। तो इन्होंने भाई बोला कि एल्टीट्यूड चेंज करने पर, चेंज नहीं, इन्होंने बोला इंक्रीज करने पर वेट और मास दोनों वेरी करेंगे। तो जवाब होगा मेरे भाई मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी विद एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जी भी चेंज होगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सेम बॉडी इज टेकन टू प्लेसेस हैविंग डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन व्हाट विल वेरी इट्स वेट एंड मास। फिर से वही बात कि सेम बॉडी को आप डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जा रहे हो, तो सेम बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट लेके जा रहे हो, तो भैया सेम बॉडी का जो कंटेंट ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर है, वो थोड़ी ना चेंज कर दोगे, क्योंकि आपने खुद बोला ना सेम बॉडी को ले जाना है, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बदलेगा आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बदल रही, तो ऑब्वियसली कौन बदलेगा? वेट बदलेगा। तो इसका आंसर हो गया वेट। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन का लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। देखो मेरे भाई मैं ना 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये, क्योंकि मैंने टारगेट किया है कि काफी अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, मतलब पूरी एक्शन कराऊंगा। मतलब अभी मैं कोई ऐसा कमिटमेंट आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार कमिटमेंट कर दूं और वो पूरा ना हो, लेकिन मैं आपको लिटरली बिलीव दिला सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश में हूँ कि एश चंद पूरी की पूरी आपको कराऊं। मतलब एश चंद का, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो कि मेरे चैनल पर ना मिले आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस बात की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है 10 क्वेश्चंस की, हर चैप्टर की। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों के लिए इतना वेस्ट भी नहीं होगा टाइम। अगर आप सोचो कि यार 10 क्वेश्चन कितनी देर के होंगे, 15 मिनट के, 20 मिनट के, तो आप कहीं पर भी है जल्दी जल्दी देख सकते हो। हाँ, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है कि नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी क्वेश्चन समझाता हूँ तो ऐसा नहीं सिर्फ आंसर बोल दूं, मैं कोशिश करता हूँ कि उस आंसर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी याद आ जाए और आपका आंसर भी हो जाए। ठीक है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी 10 kg, मास है 10 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट। फिर से रिपीट हो गया, लेकिन कराना तो पड़ेगा, कोई ना, ठीक है। मास 10 kg बोल रहा है, उसका वेट क्या होगा? हम सब जानते हैं कि अगर मास पता है तो उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है जी। तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो W इक्वल टू एम इंटू जी, और यहाँ पे इन्होंने मास की वैल्यू लगाई 10 और आपकी जी की वैल्यू लगाई 9.8, 9.8 इंटू 10 किया तो 98, आपका वेट आ गया न्यूटन। वेट कैसे न्यूटन होती है, ठीक है, क्योंकि वेट फोर्स था। तो आपका वेट कितना आ गया? 98 न्यूटन। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। तो आपको समझ आ गया ना कि वेट निकालने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कभी कभी आपने सुना होगा, किसी से पूछो भाई साहब का वेट कितना है, तो वो कितना बोलता है? भाई 50 किलो है, 70 किलो, 80 किलो है। तो तुम सोच रहे पड़े होंगे कि वेट तो न्यूटन में होता है, केजी कैसे बोल रहा है। तो ये डाउट आप लोगों के लिए, अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कैसा क्यों होता है। क्योंकि आपने खुद सोचा ना, आप किसी से पूछ लो, अपने पापा से पूछ लो या अपनी फैमिली में किसी से पूछ लो, भाई वेट क्या है आपका, वो बताएगा 80 किलो है, 90 किलो है वेट। और यहाँ फिजिक्स कहती है वेट 98 न्यूटन है। तो भाई ऐसे कैसे हो रहा है? वो लोग केजी बोल रहे हैं, ये लोग न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर डाउट लगे कि हाँ भाई ये समझने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।